मेरा नाम मुम्मुन है। आज मेरे चेहरे पर 60 साल की झुर्रियां हैं, पर उन झुर्रियों के पीछे सारी जिंदगी की कहानियां छुपी हैं। मैं बचपन से ही साधारण परिवार में पली बढ़ी थी। पढ़ने का शौक था, समाज में कुछ बनकर दिखाने की चाह थी। मैंने सरकारी नौकरी कर ली, छोटी सी पोस्ट, पर ईमानदारी से काम किया। नौकरी ने मुझे आत्मनिर्भर बनाया और शादी के बाद मेरे 7 बच्चे हुई, 4 बेटियां और 3 बेटे। मैं चाहती थी कि उन्हें पढ़ाऊं, बड़ा करूं, अच्छा घर दूं, और मैंने किया भी। कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। रात दिन मेहनत की। नौकरी के बाद घर, बच्चों की पढ़ाई, रिश्तेदारी संभालना, सब मेरी जिम्मेदारी बन गई। वो दिन याद है जब मैं पहली बार अपने घर की चाबी उठाकर अकेले बैठी थी। बड़े कमरे, बरामदा, बगीचा, सब कुछ मेरे ख्वाबों का था। मैंने सालों की जमा पूंजी, छोटी छोटी बचत और सरकारी पेंशन के भरोसे वो घर खरीदा। कागज पर सब मेरे नाम था। मैंने खुद ही मेहनत करके उन दस्तावेजों की व्यवस्था की थी। बच्चों को पढ़ाने के बाद जब वो बड़े होने लगे, मैंने सोचा था कि दिन आएगा जब मैं चैन से बैठकर चाय पीऊंगी, किताब पढ़ूंगी और अपनी पोती पोतों को गले लगाऊंगी। पर जिंदगी ने कुछ और ही रहस्य रखे थे मेरे लिए। बचपन में मैंने उन्हें सिखाया था कि इंसाफ और ईमानदारी जरूरी है। पर बड़े होते होते कुछ बच्चे बदले। वे बदल गए। धीरे धीरे मुझे अपनी वसीयत, अपनी संपत्ति के बारे में टका शुरू हुआ। मेरा बेटा जो घर का बड़ा था, उसने अपने रिश्तेदारों से मिलकर कई योजनाएं बनाई। उनकी बातों में वो लालच, वो स्वार्थ दिखता था कि मैं पहले कभी नहीं देख पाई थी। बात बात पर शिकायतें, झूठे आंसू, और फिर एक दिन मैंने दरवाजे पर ताले देखे। वो सुबह की शुरुआत किसी दूसरे ही मौसम में थी। मैं सुबह की चाय लेकर अपने कमरे से निकली तो देखा कि बाहर के दरवाजे पर नया ताला लगा हुआ है। मैंने घर के अंदर जाकर सबको बताया। बड़ी बहनें, बेटे सब उभरे। उनके चेहरे पर अजीब सा ठहराव था। माँ बुजुर्ग हो गई हो, अब आराम करो, तुम बाहर कहीं रहोगी और हम देख लेंगे, उन्होंने कहा। मैंने कहा, ये मेरा घर है, मेरे कागज, मेरे दस्तावेज सब मेरे पास है। पर उनकी आवाजें तेज थी। अब तुम्हें आराम करना होगा, हम सब संभाल लेंगे। और वही हुआ। मुझे घर से बाहर कर देने का निर्णय उन्होंने मिलकर कर दिया। मैंने रोना शुरू किया, पर रोने से कुछ बदला नहीं। मैं उनकी आंखों में वही कठोरता देख रही थी जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अपने बच्चों में होगी। उन्होंने मेरा सामान बाहर निकाल दिया। मेरी पुरानी चादरें, मेरी किताबें, मेरे कपड़े सब बक्सों में रखकर दरवाजे के पास रख दिए। पड़ोसियों ने यह दृश्य देखा और कुछ ने चुपचाप आंखें मूंद लीं। मैं उस दिन अपने जीवन की सबसे बड़ी बेबसी महसूस कर रही थी। मैंने सोचा, क्या ऐसा सही है? क्या मेरी उम्र, मेरी तन्हाई और मेरी मेहनत का फल यही है? मैं उठकर पुलिस स्टेशन गई। मुझे याद है, पुलिस स्टेशन की ठंडी फलक पर बैठकर मैंने अपना बयान लिखा। कुछ पुलिसकर्मी अच्छे थे, उन्होंने मेरा दुख समझा। पर प्रशासनिक कानूनी प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है। मैंने पहनाया वही गरिमा जो मैं सारा जीवन पहनकर चली आई थी। मैंने कहा, ये मेरा घर है, मेरे दस्तावेज मेरे पास हैं और मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। पुलिस ने कहा कि घरेलू मामलों में वे तुरंत भारी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, पर उन्होंने सलाह दी कि मैं सिविल कोर्ट में रद्दीकरण या वैधानिक आदेश कराऊं और साथ ही एफआईआर दर्ज कराऊं अगर जबरदस्ती निकाला गया हो। मैंने एफआईआर कराई। झूठे आरोपों, जबरदस्ती घर से निकाले जाने की शिकायत। इंसाफ पाना आसान नहीं था। मैंने अपने सारे दस्तावेज इकट्ठे किए। खाता बही, संपत्ति के कागजात, पेंशन पेपर, बैंक स्टेटमेंट, साथ में मेरे पास कुछ पुराने फोटो थे। घर बनते समय की, बच्चों के छोटे छोटे चेहरे की, मेरी और मेरे स्वर्गीय पति की तस्वीरें। मैंने सब कुछ कोर्ट में जमा किया। मेरे वकील एक साधारण लेकिन ईमानदार आदमी था। उसने कहा, मुम्मुन जी, आप हिम्मत न खोइए, सबूत हैं तो आप जीत जाएंगे। मैंने सोचा, जीत? जीत का मतलब था कि मेरे बच्चे कानून के हिसाब से बेदखल होंगे, पर दिल में दर्द रहेगा। पर क्या करूं? इंसाफ की राह यही थी। कई सुनवाइयां हुई, कोर्ट की सभाएं, कागज पत्तर, गवाह बुलाए गए। पड़ोसियों ने देखा कि बच्चे ने मां को घर से बाहर निकाला और सामान बाहर रखा। कुछ रिश्तेदारों ने बच्चों की ओर झुकाव दिखाया। मेरे बच्चे बड़े तेज थे, उन्होंने अपने वकीलों से कई चालाकियां निकाली, पर मैं भी सतर्क थी। हर कागज को व्यवस्थित रखा, हर बात को ठंडे दिमाग से पेश किया। मैंने जोर दिया कि मालिकाना हक मेरे पास है, जो कागज जनता के रिकॉर्ड में भी था। कहानी में एक मोड़ आया जब मेरे बड़े बेटे ने एक दबाव डालने की कोशिश की।
उसने कहा कि अगर मैं केस वापस ले लूंगी तो वो सारे रिश्तेदार और बेटे जल्लाद बनकर मेरे सामने झुक जाएंगे। उसने वाल्मीकि सी आवाज में कहा, माँ तुम बूढ़ी हो, क्यों कानूनी झंझट में पड़ी हो, आराम कर लो, हम सब ठीक कर देंगे। पर मैं समझ चुकी थी कि ठीक करने का मतलब उनका कब्जा और मेरी जायदाद पर उनका अधिकार है। मैंने कांधियां मजबूत कर ली। मैं जिद्दी वहीं, पर इंसाफ की मांग कर रही थी। एक दिन कोर्ट के बाहर मेरे ही पुराने सहकर्मी आए। वो बोले, मोमुन जी, तुम्हारी इज्जत और हक के लिए हम साथ हैं। उनका साथ मेरे लिए ओस की तरह था, मानो उम्र के बाद भी कोई मेरा साथ दे रहा हो। सुनवाई के दौरान मेरे वकील ने कड़ा मामला तैयार किया, दस्तावेज, गवाह और एक पुरानी आरटीआई की कॉपी जो दर्शाती थी कि ये घर किसने खरीदा और किस समय। कोर्ट ने अचानक जमा की अवहेलना सुनकर बच्चों को आगाह किया। उन्हें समझ आया कि मामला गंभीर है। पर मेरी जिंदगी केवल कानूनी लड़ाई तक सीमित नहीं रही। मेरे अंदर एक कड़वा मीठा एहसास था। मैं अपने बच्चों पर गुस्सा भी थी और वेदना भी। मैंने सोचा कि क्यों ऐसे हुए, क्या मेरी किसी कमी के कारण वे ऐसे बन गए? पर फिर मैंने अपनी आंखें खुली। कई बार सोचा कि प्यार में लिपटा आत्म प्रशिक्षण भी जिम्मेदारी देता है। मैंने अपने भीतर की मां को नहीं खोया, पर मेरे दिल में कोई खालीपन था जिसे पैसे और संपत्ति ने भर लिया था। एक शाम जब मैं कोर्ट से लौट रही थी, मेरा छोटा बेटा मुझे मिलने आया। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने कहा, मां मैंने गलत किया, पर क्या पिछले कई दिनों के शब्द और कई रातों की ठंडी करतूतें मिटाई जा सकती थी? मैंने उसकी आंखों में देखा, वो रो रहा था। मैंने उसे गले लगाया। मैंने कहा, बेटा, अब केवल 5 मिनट की बात नहीं है, तुम्हें कार्रवाई से भी इंसाफ की राह समझनी होगी। उसने कहा कि वो मेरे साथ है, पर उसके भाई बहनों ने उसे दबाया हुआ है। उसने बताया कि उस दिन उनका एक बाहरी साथी आया था। उसने चालाकी से सबको प्रभावित किया था और कह दिया था कि मां अब कमजोर है। ये सुनकर मेरे भीतर कुछ नरम हुआ, पर यह भी सच था कि बाहरी प्रभाव केवल बहाना था, असली बदलाव उनके दिलों में था। अंततः कोर्ट ने मेरे हक में फैसला सुनाया, कागजों, गवाहों और तर्कों के आधार पर। अदालत ने कहा कि मालिकाना हक स्पष्ट रूप से ममन के नाम है और किसी भी तरह जबरदस्ती या अनुचित दबाव से संपत्ति का हस्तांतरण अवैध होगा। बच्चों के दावे खारिज कर दिए गए। पुलिस ने उन पर घर से अवैध बाहर निकालने का केस दर्ज किया और अदालत ने आदेश दिया कि संपत्ति मेरे नियंत्रण में रहनी चाहिए और बच्चों को तुरंत घर खाली करना होगा। ये निर्णय मेरे लिए एक राहत की सांस थी, पर मेरी जिंदगी के रिश्तों में जो दरार आई थी उसे भरने में समय लगेगा। मैंने संपत्ति पर अपने अधिकारों का प्रयोग किया, पर मैंने उसे सीधे पुलिस बुलाकर कोर्ट के आदेश के साथ किया। मैंने किसी को सड़क पर छोड़ दिया नहीं, मैंने अपनी कानूनी हिस्सेदारी की वसूली की। मेरे आदेश के साथ पुलिस ने बच्चों को समझाया और कहा कि अदालत का आदेश मानना अनिवार्य है। कुछ बच्चों ने रोते हुए समझौता किया, कुछ ने कानूनी चुनौती देने की कोशिश की, पर अंततः वे घर खाली करने पर राजी हुए। मैंने उन्हें बाहर नहीं निकाला, कानून ने उनका बाहर निकाला, पर यह फर्क मामूली था क्योंकि परिणाम वही था, वे बाहर थे। उस दिन जब वे बाहर जा रहे थे, मैं उनके चेहरे देख रही थी, कुछ शर्मिंदा, कुछ आक्रामक, कुछ उदास। मैंने सोचा शायद वही सबसे बड़ा दर्द था। उनके बच्चों के चेहरे जो पहले मेरे लिए दुनिया थे, अब मेरे लिए अजनबी बन गए थे। मैंने दरवाज़ा बंद किया और खिड़की से बाहर देखा। शाम का उजाला धीरे धीरे ढल रहा था। मेरे दिल में एक तन्हा खुशी थी, मैं घर में सुरक्षित थी, पर मेरी आत्मा में खालीपन भी था। जैसे जैसे रोज गुजरते गए, मैं अपने आप को फिर से खड़ा करती गई। मैंने अपनी पेंशन से कुछ पैसे निकालकर घर की मरम्मत करवाई, बगीचे में फूल लगवाए और अपने पुराने शौक, किताबें, मिट्टी के बर्तन सजाना फिर से शुरू किए। मेरे पास वक्त था और वक्त ने मुझे सिखाया कि अकेलापन भी सुकून दे सकता है अगर उसे स्वीकार कर लिया जाए। मैंने अपने पड़ोसियों के साथ चाय पर बैठना शुरू किया, सरकारी रिटायरियों के फोरम में शामिल हुई और अपने पुराने सहकर्मियों से मिलने लगी। जिन बच्चों ने मेरे साथ ज्यादा दूरी रखी, उनके लिए मैंने दरवाज़ा पूरा खुला रखा, पर अब मैं फिर से अपने लिए जी रही थी, दूसरों की उम्मीदों के लिए नहीं। वक्त के साथ कुछ बच्चों ने माफ़ी मांगी, कुछ ने अपने कदम सुधारे। एक पोती आई और बोली, दादी मैं आपके लिए कुछ बनाना चाहती हूँ। उसका मासूम चेहरा देखकर मेरे दिल में फिर से उस माँ की गर्मी आई जिसने सालों पहले अपना सब कुछ दिया था। मैंने उसे गले लगाया और कहा, तुम आओ, हम साथ में रोटी बनाएंगे। छोटे छोटे पल थे ये, पर इन पलों ने मेरे भीतर की उम्मीद को जगाया। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या मैं अब उन बच्चों से बात करती हूँ। मैं कहती हूँ हाँ, पर सीमाओं के साथ। अगर आप किसी को बार बार चोट देते हैं तो उसे समय समय पर याद दिलाना जरूरी है कि चोट लग चुकी है।
मैंने सीखा कि प्यार और सम्मान तब तक कायम रहता है जब तक दोनों तरफ उसका आधार मौजूद हो। जब वो दब जाता है, तब कानून और गरिमा मिलकर उस संतुलन को बहाल करते हैं। आज जब मैं अपने बगीचे में बैठकर सूरज को देखती हूँ, मेरी आंखें शांत होती हैं। मैंने वो सब कुछ खोया जो किसी ने सोचा था कि अनिवार्य है, पर मैंने वो आज़ादी पाई जो किसी के दबाव से नहीं झुकती। मेरा घर फिर भी मेरा है, लेकिन अब वो केवल ईंट पत्थर नहीं रहा, वो मेरी कहानी का हिस्सा है। मैं हर रोज़ अपने अनुभवों को याद करके उनसे सीखती हूँ, और जो लोग मेरे पास आते हैं मैं उन्हें हिम्मत देती हूँ कि वे अपने हक के लिए खड़े हों। कभी कभी इंसाफ ढूंढने में कड़ी बातों से गुजरना पड़ता है, पर यह वैसा नहीं कि आप अकेले हैं। अदालत, कानून और समाज के एक एक कण का साथ मिलकर इंसाफ दिला सकता है। पर हाँ, सबसे महंगी चीज़ जो मैंने महसूस की वो था अपने बच्चों का बदलता हुआ स्वभाव, और इस बात का गहरा दुख कि जब ज़रूरत आई तो उन्होंने साथ नहीं दिया। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैं पछताती हूँ, तो मैं कहूँगी नहीं। मुझे पछतावा नहीं कि मैंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। मुझे दुख है कि हमारे रिश्तों में दरार आई। पर मैंने ये भी जाना कि आत्मस्वाभिमान और कानून के प्रति श्रद्धा रखना जरूरी है। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे समझे, पर अगर उन्होंने नहीं समझा तो ये मेरी गलती नहीं थी। मेरे लिए अब आगे बढ़ना जरूरी था, अपने लिए जीना, अपने सपनों को छोटा ना होने देना। अंत में मुझे एक खास एहसास हुआ। अमीरी और दौलत का सही अर्थ वही नहीं जो मैंने सोचा था। असली अमीरी वो है जो आप दूसरों के साथ बांटते हैं, और असली संपत्ति वो है जो आप अपनी आत्मा के लिए रखते हैं। मैंने जान लिया कि अपनी इज्जत और गरिमा के लिए लड़ना जरूरी है, और कभी कभी कानून आपकी आवाज़ बनकर आता है। मुझे खुशी है कि मैंने हार नहीं मानी।